नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। प्राचीन भारत की सीरीज में आज हम देखेंगे वर्धन साम्राज्य में किस तरह से हर्षवर्धन का विकास होता है और हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हम देखेंगे। हमने वर्धन साम्राज्य के उदय को इससे पहले देखा है कि किस तरह से वर्धन साम्राज्य का उदय होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो इनका प्रमुख राजा है हर्षवर्धन, वह किस तरह से इस साम्राज्य को आगे बढ़ाता है और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं हर्षवर्धन के विषय में। उत्तर गुप्त काल में हम देखते हैं कि उत्तर भारत की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वह उभर कर आती हैं, जैसे कान्यकुब्ज के मौखरी, मगध के गुप्त, पश्चिम बंगाल के गौड़ शासक, पल्लवी के मैत्रक, थानेश्वर के पुष्यभूति। यह हमने देखा है। क्षेत्रीय शक्तियां लगातार ताकतवर हो रही थी और सामंतवादी सत्ता का विकास हो रहा था। एक शब्द आपको मिलेगा जयस्कंधवाड़, जिसको विजय शिविर भी कहा जाता है। दरअसल जो आपके ये जयस्कंधवाड़ है यह ऊंचाइयों पर स्थित थे, या फिर हम कहें जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर यह स्थित थे। नदियों से घिरे यह क्षेत्र थे, जिससे सुचारू रूप से नौसेना की गतिविधियां चलाई जा सकें, भोजन एवं सुगम परिवहन के साधनों का विकास किया जाए, जलीय मार्गों का विकास हो और धीरे धीरे यह जो पुरानी राजधानियां थी उससे अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो आप समझिए कि ये जो जयस्कंधवाड़ है यह मुख्यतः ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। सबसे पहली चीज, यह मुख्य भूमिका में आएंगे, इसलिए क्योंकि राजनीतिक जो सुरक्षा है उस राजनीतिक सुरक्षा को यह ज्यादा सुदृढ़ करेंगे या उसकी ज्यादा श्योरिटी देंगे। हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हो रहा है और ये क्षेत्रीय शक्तियां अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पे लगातार आक्रमण करेंगी और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेंगी। इसी क्रम में क्षेत्रीय शक्तियां क्या करेंगी, ऊंचाइयों पर बसना ज्यादा प्रारंभ करेंगी या अपने जो मुख्य किले हैं वह ऊंचाइयों पर ज्यादा बनवाएंगी। ये नए केंद्र ही हमको अभिलेखों में जयस्कंधवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये वह स्थान है जहां पर धार्मिक अनुदान की व्यवस्था भी हमको मिलती है, मतलब यहाँ पर मंदिरों का निर्माण, बौद्ध मठों का निर्माण, यह सब कुछ किया जाएगा। जो राजनीतिक विजयों से संबंधित शिलालेख है वह भी इन्हीं स्थानों पर उकेरे जाएंगे। जैसे अगर हम हर्षवर्धन के वर्धमान कोटी जयस्कंधवाड़ को देखें तो यहीं से मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र प्रकाशित किए गए। एक शब्द के रूप में आप इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कन्नौज अब एक राजनीतिक केंद्र के रूप में किस प्रकार से उदय होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यह कन्नौज का क्षेत्र है, आप इसको देखिए, जिसको कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो कान्यकुब्ज और कन्नौज दोनों एक ही है, यह आप ध्यान रखेंगे। इसको महोदय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो तीन नाम आप ध्यान रखिए, एक कान्यकुब्ज, दूसरा कन्नौज और तीसरा महोदय। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भी आप ध्यान रखिए। तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है और उसमें भी जो ऊंचाई का क्षेत्र है उसमें यह स्थित है। इसीलिए हम देखते हैं कि भले ही यह मैदानी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इनकी किलेबंदी करके इनको सुरक्षित स्थान के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था, क्योंकि यह स्थित कहाँ है, गंगा यमुना दोआब के ऊंचाई वाले क्षेत्र पे। अभी हम देख रहे थे कि जो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं इनकी महत्ता लगातार बढ़ती जाएगी। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो भू अनुदान की व्यवस्था है वह बड़ी मात्रा में की जाती है, जिससे जो ब्राह्मण हैं उनको बड़ी मात्रा में आकर्षित किया जा सका। मतलब ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में भू अनुदान दिए गए, जिससे ब्राह्मण आकर यहाँ बस गए और बाद में यही ब्राह्मण राज दरबारों में प्रतिष्ठित हुए और राजाओं के विषय में बड़े बड़े वर्णन हमको मिलते हैं। कन्नौज के पूर्व में जो दक्षिण को जाने वाले मार्ग हैं वह भी हमको भली प्रकार से कनेक्टेड मिलते हैं, इसलिए यह क्षेत्र लगातार विकसित होता जाता है। कान्यकुब्ज में मौखरी सत्ता स्थापित होती है, यह हमने देखा था। हर्षचरित के अनुसार जो गृहवर्मन है इसने कान्यकुब्ज में मौखरी सत्ता स्थापित की थी। गृहवर्मन का विवाह पुष्यभूति की राजकुमारी राजश्री के साथ हुआ था। पुष्यभूति कौन है, हर्षवर्धन का पिता। तो इसके साथ इसका विवाह हुआ था, किसका, गृहवर्मन का, जो कि संबंधित है किससे, मौखरी वंश से। हर्षवर्धन बाद में राजा बनता है और जो अपनी राजधानी है थानेश्वर इसको कन्नौज में स्थापित कर देता है। कैसे, अभी वो समझेंगे। तो आप समझिए कि पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, कन्नौज ट्रांसफर किया किसने, हर्षवर्धन ने। कारण अगर हम देखें तो हुणों के आक्रमण हो रहे थे, उसके कारण जो थानेश्वर का क्षेत्र है वह असुरक्षित हो गया था और थानेश्वर जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है उससे भी अधिक निकट था, जिसकी वजह से यह असुरक्षित हो गया था हुणों के आक्रमण से, स्थानीय शक्तियों के आक्रमण से, जिसके कारण कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में हर्षवर्धन ने चुना। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब इस गृहवर्मन की हत्या हो जाएगी तो उसके बाद भी हर्षवर्धन को कन्नौज ट्रांसफर होना पड़ा, वो भी हम समझेंगे। तो ये आपका कन्नौज है और दूसरा आपका यह थानेश्वर है। तो अगर हम थानेश्वर को देखें तो जो हुण साम्राज्य है या जो हुणों का आक्रमण है
वह इस क्षेत्र के निकट है। उसके अलावा जो स्थानीय अन्य शासक वह भी इस क्षेत्र के ज्यादा निकट हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की सुरक्षा पर लगातार प्रश्न चिन्ह था। लेकिन हर्षवर्धन ने ट्रांसफर कर ली अपनी राजधानी कन्नौज को और उसके बाद एक बड़े क्षेत्र पर इसने अधिकार स्थापित किया। हम देखते हैं इस काल में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि जो पाटलिपुत्र था मौर्य काल से या उससे पहले एक फेमस राजधानी क्षेत्र के रूप में उसका पतन हो जाता है। और आर एस शर्मा जैसे इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो कहते हैं कि उत्तर गुप्त काल में जो व्यापार है और जो व्यवसाय है उसमें अवनति होगी, मतलब वह घट गया, क्योंकि हम मध्यस्थों की भूमिका को देख रहे थे कि बड़े मध्यस्थ हमको मिल रहे थे। इसी के साथ जो एच.सी. राय चौधरी है यह कहते हैं कि त्रिगुटीय संघर्ष था, मतलब 3 गुट आपस में लड़ रहे थे। वह भी हम देखेंगे कि यह तीनों गुट कौन थे जो आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र है उसका महत्व कम हो जाता है और कन्नौज का महत्व बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं पुष्यभूति को। यह एक प्रमुख राजा है और जो बाणभट्ट का हर्षचरित है वह इसके विषय में बताता है। हुआन सांग, जिसको युआन च्वांग के नाम से भी जानते हैं, यह भी इस पुष्यभूति के विषय में बताता है और इस काल के अभिलेख और जो सिक्के हैं वह भी पुष्यभूति के विषय में बताते हैं। यह बताते हैं कि जो हरियाणा का थानेश्वर क्षेत्र है उसमें इसका अधिकार था और बाद में यह ट्रांसफर हो जाता है कन्नौज। बाणभट्ट में बताते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक है वह पुष्यभूति है और थानेश्वर में इसने इस वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो हर्ष के अभिलेख है उसमें इस पुष्यभूति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह भी तथ्य है, आप ध्यान रखिएगा। आरंभिक शासक इसके देखें तो जो बांसखेड़ा, मधुवन ताम्रपत्र है, शाही मोहरे हैं, यह 5 शासकों के विषय में हमको जानकारी प्रदान करती हैं, जिनमें 3 को महाराजा की उपाधि दी गई है, परंतु वह सम्राट नहीं थे। लेकिन जो इनका चौथा सम्राट है प्रभाकर वर्धन, इसको महाराजाधिराज के रूप में उपाधि मिली और यही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में यह अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है और ग्रीवर्धन की पुत्री राजश्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मौखरी साम्राज्य के साथ अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। 604 ईस्वी का काल अगर हम देखें तो थानेश्वर को पश्चिम से हुणों के आक्रमण का भय था और इस आक्रमण से प्रभाकर वर्धन इनको सुरक्षित करता है। बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्णन का उल्लेख करते हुए कहा है, यह हुण सिरनों के लिए शेर है, मतलब जो प्रभाकर वर्धन है यह शेर है और जो हुण है वह क्या है, हिरण है। तो इस शेर ने इन हिरणों का शिकार किया, अर्थात प्रभाकर वर्धन ने हुणों का शिकार किया। तो हुणों के आक्रमण से प्रभाकर वर्धन ने कन्नौज के क्षेत्र को या प्रारंभिक रूप से थानेश्वर के क्षेत्र को सुरक्षित किया। बाणभट्ट बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों को भेजता है इन दोनों सेनाओं से जो आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने के लिए। लेकिन इसी बीच प्रभाकर वर्धन बीमार पड़ जाता है और राज्यवर्धन को वापस थानेश्वर आना पड़ता है। कुछ ही समय पश्चात प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात राज्यवर्धन को अधिकार मिलता है शासन की सत्ता का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रीवर्धन है जिसके साथ विवाह हुआ था राजश्री का, उसके खिलाफ जो मालवा के शासक हैं वह आक्रमण कर देते हैं और यह राज्यवर्धन चला जाता है ग्रीवर्धन की सहायता के लिए। लेकिन मालवा के शासक ग्रीवर्धन की हत्या कर देते हैं और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लेते हैं। इसके साथ जो मालवा के शासक हैं और जो गौड़ शासक बंगाल के शासक, यह भी आपस में संधि कर लेते हैं और दोनों मिलकर अब थानेश्वर को धमका रहे होते हैं। मतलब थानेश्वर पे दबाव दोनों साइड से बन रहा है, एक मालवा की साइड से, दूसरा बंगाल की साइड से या गौड़ शासकों की तरफ से। राज्यवर्धन ने मालवों को पराजित किया, परंतु जो गौड़ शासक है शशांक, उसने विश्वासघात किया इस राज्यवर्धन के साथ और उसको मार दिया। दरअसल हुआ क्या, यह जो शशांक है इसने प्रस्ताव रखा विवाह का किसके समक्ष, राज्यवर्धन के साथ। राज्यवर्धन यह मान लेता है कि शशांक अब इसके साथ समझौता करने को तैयार है। हालांकि शशांक धोखा देता है और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब हर्ष पर सारा उत्तरदायित्व आ जाता है और अब हर्ष उत्तरदायित्व को संभालता है। जब हर्ष उत्तरदायित्व को संभालता है तो इसके सामने 2 चैलेंज है। एक, शशांक ने इसके भाई की हत्या की है, दूसरा जो इसकी बहन है राजश्री जिसको बंदी बना लिया गया है उसको इसे छुड़वाना है। तो 2 इसके सामने समस्याएं हैं, या हम कहें कि 2 इसके सामने चैलेंज है। इन दोनों चैलेंज को यह एक्सेप्ट करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ करता है। जो हर्षवर्धन की राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके बारे में हमको पता कहां से लगता है, तो जो इसके प्रशस्ति पत्र हैं, अभिलेख हैं, ताम्रपत्र हैं, घोषणा पत्र हैं, उन सब से हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो राजकवि हैं या जो जीवनी काव्यकार हैं
अर्थात ऐसे लेखक जो राजा की जीवनी को लिखते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी को लिखते हैं, तो उन सब से हमको हर्ष के विषय में जानकारी मिलती है। जीवनी वाले में आपने देखा हर्षचरित को, जो हर्षवर्धन के विषय में काफी डिटेल से लिखते हैं। और हर्षचरित कहता है कि पुष्यभूति का शासक था कौन? प्रभाकर वर्धन, और यह शासन व्यवस्था को चला रहा था। गुणों ने उत्तर पश्चिम से आक्रमण किया और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों राजकुमार उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। इसी बीच प्रभाकर वर्धन बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा घटनाक्रम हमने पीछे अभी देखा है कि उसके बाद जो मालवा के आक्रमणकारी हैं वह किस प्रकार से आक्रमण करते हैं, इसकी बहन को कैद कर लेते हैं। जो शशांक है वह किस प्रकार से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है और हर्षवर्धन किस प्रकार से नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आता है। तो हर्षवर्धन के सामने राजनीतिक संकट की एक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रभाकर वर्मन की मृत्यु हो गई है, जो कान्यकुब्ज का मौखरी शासक था। अर्थात जो इसकी बहन थी राजश्री, उसका पति, उसकी हत्या हो जाती है और वह क्षेत्र भी अब राजनीतिक संकट की स्थिति में है। राज्यवर्धन जो इसका भाई था वह भी गया था युद्ध करने और उसकी भी हत्या हो जाती है। ये सारे संकट हर्षवर्धन के सामने खड़े हो जाते हैं। हर्षवर्धन क्या करता है? यह तय करता है कि तब तक यह राजा नहीं बनेगा जब तक अपनी बहन को बचा नहीं लेता है। तो अपनी बहन को यह बचाता है, लेकिन अब समस्या क्या है कि इसकी बहन का पति भी मर गया है और जो इसका अपना वंश है वह भी नेतृत्वहीन है। तो हम देखें तो जो मौखरी वंश है अर्थात इसकी बहन का वंश, उसका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। थानेश्वर का क्षेत्र था पहले, उसका भी अब उत्तराधिकारी यही हर्षवर्धन बचता है। तो जो कन्नौज के मौखरी हैं, उनके मंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि क्यों ना हर्षवर्धन को ही राजा बना दिया जाए पूरे क्षेत्र का। हर्षवर्धन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और इस तरह से जो पुष्यभूति वंश है और जो मौखरी वंश है, दोनों का यह संयुक्त शासक बन जाता है। हर्षवर्धन के काल में ही हम देखें तो साहित्य की एक नई शैली का भी विकास होता है। जैसे हर्षचरित की रचना हमको मिलती है, जिसमें बाणभट्ट हर्षचरित के विषय में लिखता है। दरअसल हर्षचरित में बाणभट्ट हर्षवर्धन की प्रशंसा में काफी कुछ लिखता है और एक आदर्श राजा में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस हर्षवर्धन में दिखाने का प्रयास करता है। इससे एक नई परंपरा चलती है कि जितने भी राजा हैं वह अपने राज दरबार में राजकवियों की नियुक्ति करते हैं और राजकवि साहित्यों के माध्यम से अपनी राजा की प्रशंसा बार बार करते हैं। तो राजा की प्रशंसा करने वाले राजकवि हमको मिलते हैं। इसीलिए साहित्य में एक नई शैली का विकास हम देखते हैं कि अब साहित्यों में राजा पर आधारित या उसकी प्रशंसा पर आधारित काव्य हमको या गद्य हमको, पद्य हमको मिलेंगे। इसी क्रम में जो बंगाल और बिहार के रामपाल हैं यह दिखते हैं, जो पश्चिम चालुक्य के विक्रमादित्य चतुर्थ हैं यह दिखते हैं, गुजरात के जो चालुक्य वंश के राजा हैं यह सब दिखते हैं। और इस तरह के ग्रंथों की रचना प्रारंभ हो जाती है। जो हर्षकालीन स्रोत हैं उनको भी हम ऑथेंटिकेट कर लेते हैं कि वह किस प्रकार की व्याख्याएं देते हैं और वह किस हद तक ठीक है। हर्षवर्धन बाणभट्ट और वेनसांग दोनों का संरक्षक है और दोनों ही इसके विषय में बताते हैं। दोनों यह कहते हैं कि हर्ष पूरे उत्तर भारत का स्वामी है। दोनों के विवरण यह भी बताते हैं कि हर्षवर्धन ही उत्तर गुप्त काल का अंतिम महान हिंदू शासक है और यह एक बड़े साम्राज्य का निर्माता है। कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं, जैसे पुलकेशिन द्वितीय के साक्ष्य। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का राजा है और यह हर्ष का कट्टर प्रतिद्वंदी है। क्षेत्रों को लेकर इनके बीच युद्ध होते हैं वह हम देखेंगे, लेकिन आपसी रंजिश है दोनों में, यह हम समझ पाते हैं। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उसके उत्तराधिकारी इस हर्ष को सकालोत्तर प्रथेश्वर की उपाधि देते हैं, अर्थात यह उत्तर के सभी योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है, इस तरह की उपाधि इसको देते हैं। तो हम समझ पाते हैं कि वे लोग जिनको हर्ष ने संरक्षण दिया था वह भी हर्ष की प्रशंसा करते हैं और जिनसे हर्ष की शत्रुता है वह लोग भी हर्ष की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों चीजों से हम यह समझ पाते हैं कि हर्ष एक महान शासक था, या हम कहें हर्षवर्धन एक महान शासक था। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि हर्ष को इतिहास में धार्मिक काल विभाजन का आधार भी माना जाता है। इसको हम देखें तो हर्ष को अंतिम महान हिंदू शासक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद जो साम्राज्य स्थापित हुए उनको मुस्लिम साम्राज्य की श्रेणी में रखा गया। मतलब इतिहास में एक काल विभाजन है जो धर्म के आधार पर होता है। हर्ष के काल को ही उस धार्मिक विभाजन की सीमा रेखा का आधार बनाया जाता है। हर्ष के पहले जो शासन है उसको हिंदू काल और हर्ष के बाद जो शासन है उसको मुस्लिम काल के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही यह माना जाता है कि जो हिंदू युग है उसका भारत में अंत हो जाता है। और इसमें बड़ी भूमिका निभाता है विंसेंट स्मिथ, जो यह कहता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद ही भारत में
मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया, या उसके बाद का जो साम्राज्य है भारत में वह मुस्लिम साम्राज्य है। तो इस तरह से हम हर्ष को देखते हैं कि वह भारतीय इतिहास में किस तरह की भूमिका रखता है। आने वाले वीडियोस में हम यह भी देखेंगे कि जो हर्ष के द्वंद्व हुए वह किस प्रकार से हुए हैं। अभी मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि चालुक्य वंश कैसे स्थापित हुआ, अन्य जो वंश थे प्रतिहार वंश वह किस प्रकार से स्थापित हुआ, इनके बीच आपसी रंजिश किस प्रकार से स्थापित हुई, वह सारा कुछ मैंने अभी आपको नहीं करवाया है। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, हम हर्ष से संबंधित सिर्फ इतने ही विषयों को अभी देखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम इसको और एक्सेल करेंगे और डिटेल में जानेंगे हर्षवर्धन के विषय में। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।